नमस्कार दोस्तों, रियल वॉइस ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत। मेरा नाम है नेहल मोदी। दोस्तों, जिस प्रकार से पिछले कुछ महीनों से लगातार खबरें आ रही थी कि सुनीता विलियम्स और जो गुलमोहर है वो वहां पे फंसे हुए, स्पेस में फंसे हुए, जिसके वजह से पूरे विश्व में एक प्रकार से चिंता या तनाव को भी देखने को मिलता था। और जैसे ही अपने चुनावी ऐलान में डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ किया था कि जल्द से जल्द उनको पृथ्वी पे वापस लाने का प्रयास हम जारी करेंगे, और वो हमने सफलता देखी भी। इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो सुनीता विलियम्स जो दोबारा एक बार पृथ्वी पर लौटी है, तो उनको हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं और इसी के साथ इस पे हम चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने राजकीय मामलों के एवं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ श्री वीरेंद्र पंडित जी। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सुनीता जी की हम बात कर रहे हैं, तमिलनाडु हो या गुजरात हो, पूरा देश हो या अमेरिका हो, विश्व भर में एक प्रकार से एक महिला के तौर पे एक जो ये सिद्धि हमें देखने को मिली है, सबसे ज्यादा स्पेस वॉक का भी रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप, जो ये बट ऑब्वियसली कि उनको एक क्रेडिट मिलेगी, ये पूरे फलक को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, पिछले 4-5 साल में, खासतौर से जब से कोविड आया था, कोविड की समस्या आई थी, उस समय से खासतौर से सितंबर 2020 में प्राइवेट सेक्टर ने स्पेस टेक्नोलॉजी में, स्पेस टूरिज्म में इंटरेस्ट लेना शुरू किया जी। उनमें एक बड़े प्लेयर हैं एलन मस्क। तो उस दूसरे जो हैं वो अमेजन के मालिक हैं, वो अलग बात है। तो हम एलन मस्क की बात करेंगे। तो ये पिछले 4-6 महीने से कह रहे थे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कि हम आप कहें तो हम वापस सुनीता विलियम्स को ला सकते हैं जी। जैसा कि एलन मस्क का भी एक इंटरव्यू आया फॉक्स न्यूज पर, मैंने देखा था। उन्होंने कहा कि वो पॉलिटिकल रीजन से उन्होंने मना कर दिया। अब ये मेरी भी समझ में नहीं आया कि ऐसा पॉलिटिकल रीजन क्या है। कोई पॉलिटिकल स्पेस जर्नी तो थी नहीं, ये तो साइंटिफिक जर्नी थी। खैर, तो सुनीता विलियम्स पिछले साल जून में 8 दिनों के लिए अपने जो को एस्ट्रोनॉट है बच विलमोर, उनके साथ गई थी जी। और उन्हें 8 दिन में, यानी लगभग जून 13, 2025 तक 24 तक वापस लौट जाना था। बिल्कुल। लेकिन एक के बाद एक ऐसी टेक्निकल समस्याएं आई, जैसे उनके स्पेस क्राफ्ट में हीलियम लीक हो गया, ऐसी बहुत सारी समस्या आई कि वो ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंच तो गई, लेकिन वहां से वापस नहीं आ पाई। बिल्कुल। जैसे कि प्लानिंग थी 8 दिन बाद। तो अब देखिए कि लगभग 290 दिन बाद वो आज सुबह 3:30 बजे भारतीय समय के अनुसार वो वापस लौट पाई हैं। उन्होंने कुछ दिनों पहले एक कहा था कि सुनीता विलियम्स ने कि अब वो, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, तो वहां पर हम चल नहीं सकते। जी। तो उन्होंने कहा था कि मैं चलना भूल गई हूँ। बिल्कुल। तो आज सुबह जब वो प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में जब उतरी वो फ्लोरिडा में, तो वो अपने कुर्सी के सहित उनको बाहर लाना पड़ा, क्योंकि वो चल नहीं पा रही थी। दूसरे जो एस्ट्रोनॉट, उनकी भी यही स्थिति होती है। इतने लंबे समय तक आप जब स्पेस में रहते हैं, अभी तक जो मैक्सिमम रिकॉर्ड रहा है अंतरिक्ष यात्रियों का, वो 6 महीने रहा है। इस बार वे 9 महीने रह के आई है। तो नेचुरली उनके शरीर में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हुए होंगे जिसके कारण उनको अभी मेडिकली फिट होने में करीब 1 साल लगने वाला है, समय लगेगा जी। तो कम से कम 3 महीने तो वो किसी से मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि रेडिएशन होता है स्पेस में, बहुत सारी दूसरी समस्याएं होती है। तो उनको नॉर्मलाइज होने में 2 से 3 महीने में हम दोनों, मतलब एक फिजिकल एक्टिविटी भी उनकी गिनेंगे, मेंटल एक्टिविटी भी। बिल्कुल। तो वो एक जिस दुनिया में वो रह के आई हैं वहां पर, और वापस पृथ्वी पर आने में जो एक उनको कैसे न्यू नॉर्मल, जो एक या ओल्ड नॉर्मल कह सकते हैं उसको, वो एडजस्ट करने में उनको काफी टाइम लगने वाला है। वो परिवार से भी मिल नहीं पाएगी। हालांकि उनके परिवार के लोग अपने खुश हैं, और खासतौर से उनके पिताजी जो दीपक भाई पंड्या, अपने गुजरात के ही थे। आपको याद होगा, हरेन पंड्या जी थे, भारत के गुजरात के बड़े राजनीतिज्ञ थे, उनके कजिन कहे जाते हैं वो जी। तो ये हरेन पंड्या जी की भतीजी है। बिल्कुल। तो ये उनकी एक रिश्तेदार फाल्गुनी पंड्या का आज मैं देख रहा था इंटरव्यू कहीं पर,
तो उन्होंने कहा है कि उनको समोसे बहुत पसंद है, तो स्पेस में जब गई थी तो समोसा लेके गई थी। अच्छा। हाँ, उनको काजू कतली पसंद है, तो काजू कतली खाने की बड़ी शौकीन है वो। तो वो जब भारत आएंगे, अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उनको इनवाइट किया है जी कि आप जब भी आपका समय हो भारत आइए। तो अब हम लोग भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इतने लंबे समय तक ऐसी स्थिति में रहने के बाद में जब वो स्वस्थ होकर भारत आएंगी और अमेरिका से, तो किस तरह से उनका कैसे स्वागत होगा, कैसे लोगों से कैसे मिलेगी तैयारियां की जाएगी। जी जी उसी उसी बात पे मतलब पूरे विश्व में ये चर्चा चल रही है, जी भारत में और खास करके गुजरात में तो वैसे भी खास है क्योंकि वो गुजरात की पेटी जी, है। जुलासण से ये विलेज से हाँ, उनका सीधा हाँ। नाता है। जैसे आपने बताया कि प्रधानमंत्री जी भी आतुर हैं, उनको जैसे ही वो भारत में आए जी और एक सम्मान समारोह के तौर पे भी उसे देखा जाएगा, तो वहाँ डोनाल्ड ट्रम्प भी व्हाइट हाउस में उनको हाँ। बुलाने के लिए आतुर है, तो वो भी न्योता उनको मिला है। बिल्कुल। और वहां पे भी वही बात जैसे आपने बताई कि कुछ महीने इनको सेट होने में लगेंगे, आइसोलेशन में जैसे रखेंगे। ही वो मतलब बिल्कुल ठीक ठाक है, सबसे पहले व्हाइट हाउस का भी उनको यह न्योता मिला है। अच्छा सर, एक बात मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि मतलब कह सकते हैं कि जो इलॉन मस्क ने ये जो प्रयास किए, और खास करके वो और डोनाल्ड ट्रम्प दोनों, भले उसे पॉलिटिकल मामला ना भी गिने, पर ये जो प्रयास कुछ इनिशिएटिव लिए गए उसका भी ये नतीजा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि आप नासा जो है वो गवर्नमेंट की एजेंसी है जी, तो वो गवर्नमेंट की एजेंसी के अनुसार काम करती है, उनके रूल्स और रेगुलेशन। जो स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है वो कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। जैसे नासा को हर प्रोजेक्ट के लिए सरकारी फंड की जरूरत होती है, बिल्कुल, तो उसके लिए इंतजार करना पड़ता है उन्हें। एलन मस्क तो अच्छा मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जैसे भारत में हमारा इसरो है। हाँ, नहीं, इसरो भी सरकारी एजेंसी है। हाँ, इसरो सरकारी है, हाँ, वहाँ पे वैसे नासा है। तो दे हैव टू गो थ्रू द प्रोटोकॉल्स। बिल्कुल, वो सरकारी नियम कायदे के अनुसार चलते हैं, सरकारी पैसे के इंतजार करना पड़ता है उनको। लेकिन एलन मस्क के साथ ऐसा नहीं है। एलन मस्क प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है, तो उन्होंने जितनी जल्दी ये डिसीजन लिया और जितनी जल्दी फंड अवेलेबल किए, बिल्कुल वो एक बड़ा कारण है कि वो जो खर्च भी मतलब करोड़ों रुपए का है। बिल्कुल, बहुत बहुत महंगा है। स्पेस वॉक या स्पेस जो टूरिज्म है बहुत महंगा मामला है। इन्हें आप देखिए कि अगर किसी भारतीय को मान लीजिए चंद्रमा पे जाना है, जी जी, तो कम से कम 5 करोड़ रुपया उसको लगेगा। अच्छा, जाने में, और आने का अलग कह रहा हूँ मैं, वन वे फेयर। हाँ, तो बहुत महंगा है ये। तो निश्चित रूप से ये सुनीता विलियम्स का जो अनुभव रहा है, ये स्पेस टूरिज्म के हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत बड़ी क्रांति है ये। सर, मैं अचंभे में तब पड़ गया जब ये देखा कि जो स्पेस में उनकी जो स्पीड है दैट इज लाइक मोर देन 20,000 किलोमीटर पर आवर। हाँ, 28,000 किलोमीटर से अभी लौट के आई है। हाँ, 28,000 किलोमीटर पर आवर। हाँ, कल्पना चावला जब आई थी तब था वो 20,000 किलोमीटर पर आवर। अब सोचिए कि जब हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं 500 किलोमीटर पर आवर, उसको भी हम फास्टेस्ट मानते हैं। हाँ जी। तो ये स्पीड में जो आना, और वो जब ग्रेविटी में जब प्रवेश करेंगे, वो सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है। देखिए, जब स्पेस क्राफ्ट या एयरक्राफ्ट जब भी ऊपर जाता है तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है, ग्रेविटी के खिलाफ जाता है, तो उसको अपनी स्पीड ज्यादा रखनी पड़ती है। अच्छा। और जब लौट के आता है वो, जैसे 28,000 किलोमीटर पे लौट के आए, लेकिन जैसे ही पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में वो आया, उनकी स्पीड धीरे धीरे कम करनी पड़ती है, क्योंकि अगर उसी स्पीड से आएंगे तो टकरा जाएंगे या फिर वो जल जाएगा वो। तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी के हिसाब से तय करनी पड़ती है। और सर जब आए जैसे ग्रेविटी में, तो उस टाइम का टेम्परेचर था कुछ 1650 डिग्री 1650 डिग्री सेल्सियस, और उसके अंदर भी ये मतलब इतना सलामत वापस लाना, फ्लोरिडा समुद्र किनारे पे लैंड करना, मतलब एक सबसे बड़ा चैलेंज। बिल्कुल वही एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि जैसे मैंने वीडियो भी देखा, तो जैसे ही ये बाहर निकली सुनीता जी, तो उसी टाइम वहाँ पे डॉल्फिन के द्वारा उनका स्वागत किया डॉल्फिन के द्वारा स्वागत हुआ। तो एक अच्छी एक रोचक खबर हम कह सकते हैं। सर, एक बात ये भी बताना चाहेंगे, जैसे कल्पना चावला जी की हम बात करें, वो भी मतलब मूल भारतीय थी और नासा के जरिए गई थी, पर वो शायद हम एक एक्सीडेंट था वो, एक बड़ा एक्सीडेंट, और उनको भी मतलब आज साइंस की किताब में हम उनको पढ़ते हैं, उनको याद करते हैं, तो कह सकते हैं कि मतलब जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अगर की बात करें,
तो स्पेस टेक्नोलॉजी में हम उसे नहीं मानते, क्या कहेंगे सर आप? ऐसा नहीं होता। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बातें अब बहुत पुरानी हो गई है, और महिलाएं भी उतनी ही ताकत से, उतनी ही शिद्दत से स्पेस जर्नी में आ रही हैं। कल्पना और यदु तो हम दो इसलिए जानते हैं कि दोनों भारतीय हैं, और भी अमेरिका की, रूस की महिलाएं हैं जो जा चुकी है। एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी तक 1956 से, जब से ये 1957 से जब से स्पेस जर्नी शुरू हुई, तो तब से लेके आज तक करीब 20 लोगों की मौत हो चुकी है स्पेस जर्नीज के दौरान। और ये बड़ा खतरनाक मिशन होता है, यानी इसकी एक एक पल, हम एक एक मिनट की बात नहीं कर रहे, एक एक सेकंड की कैलकुलेशन करना पड़ता है, माइक्रो सेकंड। बिल्कुल। तो ये लोगों को इसलिए भी चिंता थी कि कल्पना चावला का हमने देखा है बहुत बुरा हश्र हुआ था। उसमें कुछ फैक्ट करीब 16 मिनट का डिफरेंस बाकी था पृथ्वी पर आने में, और वहां पे वही एक्सीडेंट। तो ये बहुत ही खतरनाक मिशन था, लौट के आना खास तौर से, क्योंकि पृथ्वी इतनी तेजी से खींचती है स्पेस क्राफ्ट को कि आपको उसको रेजिस्ट करना पड़ता है। धीरे 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 उसकी स्पेस में जो आपकी स्पीड थी 28,000, उसको एकदम जीरो पे लाना पड़ता है। आपने देखा होगा कि जब वो महासागर में उतरा वो, तो चारों तरफ उसमें वो फैल गए थे पैराशूट। बिल्कुल, पैराशूट इसलिए खोले जाते हैं कि वो उनकी स्पीड कम हो जाए गिरने की, बिल्कुल कंट्रोल करने के लिए। सर, ये जो एक मिशन के तौर पे हम जब इसे देखते हैं, और काफी मतलब एक सफल भी रहा, हम कह सकते हैं कि मतलब इससे काफी सारा इनोवेशन या नई कुछ खोज भी मिली होगी, क्योंकि 9 महीने वहां पे बिताए हैं। तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसकी गतिविधियां क्या है, उसमें क्या और बदलाव लाए जा सकते हैं, और खास करके पृथ्वी को उससे क्या फायदा होगा, क्या कहेंगे सर? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो मैंडेट है, मतलब जिस कारण से उसे स्थापित किया गया था, पृथ्वी से कुछ 500 किलोमीटर ऊपर है वो, और वो उसकी जो एक कह सकते हैं कि जो डेडलाइन है वो 2030 तक ही है। अच्छा। उसके बाद में इसको भी पृथ्वी पर उतार लाया जाएगा। अच्छा। या इसे नष्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि इससे इसकी क्या कहते हैं डेडलाइन, उसका टाइम पीरियड इतना है। उसके बाद में आपको नया स्पेस स्टेशन डेवलप करना पड़ेगा। हाँ, अब वो कब होता है, कितना महंगा होगा, क्या होगा, उसमें अभी तक के था कि ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अमेरिका, रूस और यूरोप सबका कोलैबोरेशन था। लेकिन अब जो जियोपॉलिटिकल स्थिति आ गई है, उसमें क्या ये देश वापस साथ में आएंगे, नया स्पेस स्टेशन शुरू करेंगे? बात करें तो अमेरिका और रशिया। हाँ, तो ये सारी घटनाएं जो जियोपॉलिटिकल हो रही हैं, वो कितना प्रभाव डालेगी 2030 के बाद में। अभी भी जैसे देखिए कि जो कल्पना अपने सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर गए हैं, इनकी जगह पे 2 वापस गए हैं। इनकी जगह पे 2 और भेजे गए हैं, जी, जो अब वहाँ अगले 6 महीने तक रहेंगे। जी। तो वो उनमें से एक रशियन है जहाँ तक प्रोजेक्ट था, और एक अमेरिकन है, और इसके अलावा वहाँ पर एक जापानीज भी है। तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन स्पेस टेक्नोलॉजी में, स्पेस जर्नीज में बहुत जरूरी है। अब वो आगे किस तरह से आगे बढ़ेगा, ये अभी जियोपॉलिटिकल हाँ, ये भी काफी असर डालेगा। ये एक दिमाग में मेरे ये भी ख्याल है कि मतलब जिस प्रकार से सफलता और खास करके स्पेस के लिए जो बातें हो रही है, वो साइंस में और खास करके जो स्पेस टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हैं, वो शायद बोल सकते हैं मतलब एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के साइड ज्यादा बढ़ेंगे, या इसका स्कोप बढ़ेगा? बिल्कुल। जैसे जैसे आप अभी तक क्या था कि सारी जो स्पेस टेक्नोलॉजी या स्पेस जर्नी जो थी, वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं थी, सब गवर्नमेंट सेक्टर में थी। तो इसलिए उसमें लिमिटेड स्कोप था कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या स्पेस टेक्नोलॉजी में जो बच्चे आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए एक लिमिटेड स्कोप था। लेकिन अब जैसे मैंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर में काफी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, भारत में भी शुरू हुआ है। भारत में भी बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स वगैरह हैं जो प्राइवेट सेक्टर में आए, जो इसरो को मदद कर रहे हैं। अच्छा। इसी तरह वहां पर भी नासा को मदद कर रहा है। इलन मस्क की कंपनी ने जैसे अभी किया है स्पेस एक्स में, जेफ बेजोस जो इसके मालिक है अमेजन के, उनकी अपनी कंपनी है ब्लू ओरिजिन करके। इस तरह से और भी कंपनीज आ रही हैं जो प्राइवेट सेक्टर में और भी एंटरप्रेन्योर तैयार हो रहे हैं। और जैसे जैसे
इनका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। 2026 में जैसे इलन मस्क का कहना है कि हम मार्स पर, मंगल ग्रह पे अपना स्पेस क्राफ्ट भेजेंगे, तो उनका कहना है कि 2031 तक मंगल ग्रह पे हम लोगों को भेजना शुरू कर देंगे। अच्छा, अगले 5-6 साल टूरिज्म। हाँ, तो ये स्पेस टूरिज्म जो है वो आगे जाके एक बड़ा सेक्टर बनने वाला है। बहुत पैसा इसमें लगाने वाले हैं लोग, और नेचुरली जब इतना बड़ा सेक्टर होगा स्पेस टूरिज्म का, तो उसमें लोगों की एम्प्लॉयमेंट की सुविधाएं बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी वहाँ पर। तो स्पेस टेक्नोलॉजी या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से संबंधित जो स्टूडेंट्स हैं उनको नए चांसेस मिलेंगे। बिल्कुल। तो दर्शकों, जिस प्रकार से हमने देखा, बहुत स्पष्ट बात है कि जैसे एक समय था कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के कोर्सेज शुरू हो रहे थे, काफी सारे होटल्स और उसमें डेवलपमेंट देखने को मिलता था, पर एक समय अब ऐसा भी आने वाला है कि जो बात करेगा स्पेस टूरिज्म की। दोज हु आर हैविंग मनी, इनफ मनी, जो कुछ अलग चाहते हैं, जिनके पास पैसा है, कुछ कर दिखाना चाहते हैं, तो शायद ये भी दूर नहीं है कि चांद के ऊपर भी आप जा पाओगे, 2-4 दिन रह के भी आप वापस आ सकोगे। वीरेंद्र जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े और दर्शकों की बाबत का जो आपने ज्ञान दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, न्यूज व्यूज और एनालिसिस के लिए आप देखते रहिए रियल वॉइस ऑफ इंडिया। धन्यवाद। મિત્રો, આપ યુટ્યુબ ઉપરાંત ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, એક્સ સોશિયલ મીડિયાથી પણ અમારી સાથે કનેક્ટ રહી શકો છો. દેશ વિદેશના તમામ સમાચારો વાંચવા માટે અમારી વેબ પોર્ટલ revoy.in ઓપન કરશો. ધન્યવાદ.